हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड नोट्स बाय अमित। आज हम पढ़ेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, इन्वेस्टिगेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट और सबसे लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनुअल एग्जाम में क्या क्या आए हुए हैं दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंदर के बारे में। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जो डेफिनेशन है उसमें हम देखते हैं कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एन इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ कैपिलरी लूप इन द रीनल ग्लोमेरुलाई। मतलब क्या है कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज है। किसका? कैपिलरी लूप का। अब ये कैपिलरी लूप क्या है और ये जो टर्म आ रहा है इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसका क्या मतलब होता है वो हम थोड़ा समझते हैं। तो ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी लूप्ड कैपिलरी जिसको हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, इसी का इन्फ्लामेशन हो जाता है एक्यूट ग्लोमेरुलाई नेफ्राइटिस के कंडीशन में। अब यहाँ पे इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में मतलब हमारे ही मतलब ग्लोमेरुलस को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसको हम डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे कि कैसे हमारा इम्यूनिटी, कैसे हमारा डिफेंस सिस्टम ही हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। आगे हम देखते हैं द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन विद इन द ग्लोमेरुलाई रिजल्ट्स इन ग्लोमेरुलर इंजरी which is manifested as hematuria, ओलिगुरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन। इसका मतलब क्या है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है, मतलब क्या है कि एंटीजन क्या है? हमारा दुश्मन है। दुश्मन कहने का मतलब कि वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये एंटीजन क्या करेगा? एंटीबॉडी के साथ फाइट करेगा। फाइट करने की वजह से इसको हम पैथोफिजियोलॉजी में भी देखेंगे कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी फाइट करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब एक तरीके से मलबा बोल सकते हैं हम रफ लैंग्वेज में, कि जब जैसे दो मान लो सैनिक लड़ रहे हैं, एंटीजन हमारा दुश्मन है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी के फेवर में काम कर रहा है, मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम है। तो ये जो दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा तो एक तरीके से वेस्ट बनेगा। तो वही वेस्ट क्या होता है? हमारे ग्लोमेरुलाई के अंदर इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन दी ग्लोमेरुलाई। जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे ग्लोमेरुलाई में इंजरी हो जाएगा और जिसकी वजह से आगे क्या क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, हीमेटूरिया होगा, ओलिग्यूरिया होगा, एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा। हीमेटूरिया का मतलब है कि यूरिन में ब्लड आना। ओलिग्यूरिया का मतलब है कि जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, 400 ml से कम हो जाएगा। एडिमा मतलब स्वेलिंग बोल सकते हैं और हाइपरटेंशन मतलब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब कंडीशन हमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं onset of the disease process is relatively abrupt and commonly seen in preschool or in early school age group of male children। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। प्री स्कूल का मतलब है जो अर्ली स्टेज होता है जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, उस एज ग्रुप में 3 to 6 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप में ये जो कंडीशन है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। आगे हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसमें सबसे पहला पॉइंट है
देयर इज इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोट हो गया या फिर स्किन, यूजुअली 1 to 3 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने का। नेक्स्ट है द मोस्ट frequent causative microorganism in nephritozoonic strains of group A beta streptococcus hemolyticus। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये मोस्ट कॉमनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन रिसेंट डिकेड्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड विथ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हैज रिजन ड्यू टू द इंक्रीज इन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन। मतलब क्या है कि अब रिसेंट के डिकेड्स में ये देखा गया है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन की वजह से होता है उसके केस मतलब बढ़े हैं। क्यों क्यों बढ़े हैं? क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब उस पे एंटीबायोटिक का असर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस मतलब बढ़े हैं रिसेंट के दशक में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या कॉज है जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है। उसमें हम देखते हैं ये पॉइंट वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, HIV हो गया, मलेरिया, ये सब जो बीमारी हैं इनकी वजह से आगे अगर प्रॉपर ठीक नहीं किया गया, टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो इनके कॉम्प्लिकेशन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आगे हम देखते हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस, जैसे कि SLE हो गया, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस, ये इसकी वजह से वेस्कुलाइटिस की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। IgA नेफ्रोपैथी जिसको बर्गर्स डिजीज भी बोलते हैं, तो इसकी वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि प्रोसेस, मतलब कैसे कैसे किस किस स्टेज में बीमारी, जो पर्टिकुलर बीमारी है, यहाँ पे हम जैसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या मतलब, क्या क्या स्टेज है, किस किस स्टेज में ये मतलब होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस है पूरा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का होने का। तो सबसे पहले क्या होगा, एंटीजन। एंटीजन मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया है, एंटीजन मतलब दुश्मन। दुश्मन का एंट्री होगा। यहाँ पे दुश्मन कौन है हमारा, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है। ये एंट्री करेगा हमारे ग्लोमेरुलाई के अंदर। अब क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्ट, बैक्टीरिया एंटर किया तो हमारा बॉडी भी रिएक्ट करेगा, मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी को बोलेगा फाइट कर एंटीजन के साथ। जब वो एंटीजन एंटीबॉडी फाइट करेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। अब ये क्या होगा कि डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर डिपॉजिट होगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल लाइनिंग इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर जो एपिथेलियल सेल लाइनिंग है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट द ग्लोमेरुलस। ल्यूकोसाइट मतलब वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, वाइट ब्लड सेल को ही हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और फिर इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, जिससे क्या होगा, थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो डायग्राम में हमने देखा था, उसका थिकनिंग हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। स्कारिंग एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि उसका जो फंक्शन है ब्लड फिल्ट्रेशन का, ग्लोमेरुलस का, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिससे क्या होगा, हमारा GFR, जो भी पेशेंट जिससे इन्फेक्टेड है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से, उसका क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट
कम हो जाएगा। मतलब ग्लोमेरुलाई का जो फ़िल्टर करने का जो रेट था, मतलब वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। इसी पैथोफिजियोलॉजी को अगर आप थ्योरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर। इसको हम साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो क्या क्या सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है द clinical presentation may be found in the mild or severe form with rapid onset of symptoms. History of sore throat or pyoderma or scabies और impetigo usually presents in the most of the patients. मतलब हिस्ट्री, सोर थ्रोट का हिस्ट्री, पायोडर्मा, स्कैबीज या फिर इम्पेटिगो, ये सब हिस्ट्री पेशेंट में देखने को मिल सकता है। किन पेशेंट में? जिनको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो है यूरिनरी मैनिफेस्टेशन क्या होगा, मतलब यूरिन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। तो हेमेटूरिया होगा। हेमेटूरिया का मतलब ब्लड इन यूरिन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड क्लासिक साइंस। द यूरिन में अपीयर पिंक, रेड और कोला कलर, टी कलर्ड, स्मोकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट हैव लीक्ड थ्रू द डैमेज ग्लोमेरुलाई। हेमेटोयूरिया होगा, किस वजह से होगा और हेमेटूरिया की वजह से क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा यूरिन है, जो पेशेंट का यूरिन है, वो पिंक, रेड या फिर कोला कलर का, कोका कोला जैसा दिखता है उस तरीके का, या फिर जो चाय होता है लाल, मतलब बिना दूध वाला चाय जो होता है उस तरीके का दिखेगा, स्मोकी दिखेगा। किस वजह से दिखेगा? क्योंकि हमारा जो ग्लोमेरुलाई है वो डैमेज हो गया, और ग्लोमेरुलाई के डैमेज होने की वजह से यूरिन के साथ साथ आरबीसी भी लीक आउट हो रहा है, और जब आरबीसी लीक आउट होगा तो वो यूरिन के कलर को चेंज कर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द सिवियरिटी ऑफ कलर चेंज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट। इन सम केसेस द ब्लड इज माइक्रोस्कोपिक एंड ओनली डिटेक्टेबल विथ ए यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब कलर है वो कितना ज़्यादा डार्क होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्लड कितना ज़्यादा प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। किसी किसी केस में ब्लड बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो उस केस में ब्लड हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, तो माइक्रोस्कोप का जब हम यूज़ करेंगे जब ही दिखेगा, या फिर यूरिन एनालिसिस करेंगे जब दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओलिग्यूरिया हो जाएगा। ओलिग्यूरिया मतलब यूरिन का जो आउटपुट है वो 400 ml पर डे से भी कम हो जाएगा एडल्ट में। नेक्स्ट क्या होगा कंडीशन? प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया में क्या होता है कि यूरिन में प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डैमेज्ड ग्लोमेरुलाई अलाउ प्रोटीन पार्टिकुलरली एल्बुमिन टू लीक इनटू द यूरिन। ग्लोमेरुलाई जब डैमेज हो जाता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, तो हमारा किडनी मतलब प्रोटीन को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाता है। तो जैसे आरबीसी लीक हो रहा था उसी तरीके से प्रोटीन भी लीक होना शुरू हो जाएगा, और प्रोटीन में भी कौन सा? एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो लीक होगा। इससे क्या होगा? दिस कैन मेक द यूरिन अपीयर फोमी और बबली। While some degree of proteinuria is common, a significant amount can lead to nephrotic syndrome। मतलब इससे क्या होगा? प्रोटीन लीक होने की वजह से यूरिन जो है उसमें बहुत ज़्यादा झाग बनेगा। ठीक है। डिक्रीज्ड जीएफआर। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज जीएफआर, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड रिटेंशन होगा। कहने का मतलब अगर मान लो हमारा किडनी, जो हमारा ग्लोमेरुलाई है, वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रहा है, प्रॉपर जो फ्लूइड है उसको एक्सक्रिएट आउट नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? फ्लूइड का रिटेंशन होगा। रिटेंशन का मतलब एक तरीके से इकट्ठा होना। अगर कोई फ्लूइड
बाहर नहीं निकल रहा है, मान लो कोई बैलून है, उस बैलून में से फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उस बैलून के अंदर रह जाएगा। कोई वेस्ट हो गया वो भी उसके अंदर रह जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि स्वेलिंग होगा उस पार्टिकुलर एरिया में। आगे हम वही पढ़ेंगे, एडिमा और स्वेलिंग। As the kidney fail to filter out excess fluid and sodium, fluid builds up in the body tissue। मतलब जैसे किडनी फेल हो जाता है, फिल्टर प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड्स होते हैं, सोडियम हो गया, तो उससे क्या होता है कि फ्लूइड बिल्डअप हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। दिस स्वेलिंग इज ऑफन मोस्ट नोटिसेबल इन द फेस, स्पेशली अराउंड द आईज, कॉल्ड पेरीऑर्बिटल एडिमा, प्रोमिनेंट इन द मॉर्निंग। इससे क्या होगा कि स्वेलिंग होने लगेगा, और सबसे ज़्यादा स्वेलिंग मतलब जो नोटिस मतलब नोटिस में आएगा वो है फेस के अराउंड। फेस के अराउंड भी जो हमारे आईज है उसके अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगा। और इस आईज के अराउंड जो स्वेलिंग होता है उसको हम पेरीऑर्बिटल एडिमा भी बोलते हैं। और ये खासकर मॉर्निंग के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। उसके बाद पेरीऑर्बिटल एडिमा के साथ साथ या फिर उसके बाद पेडल एडिमा हो सकता है। पेडल एडिमा मतलब नीज और एंकल्स का स्वेलिंग। उसके बाद जनरलाइज एडिमा मतलब सीवियर केसेस, अगर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बहुत सीवियर केस में पहुंच जाता है तो जनरलाइज एडिमा भी हो सकता है। जनरलाइज एडिमा मतलब पूरे बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो सकता है या फिर पूरे बॉडी में हो सकता है। रैपिड वेट गेन, रैपिड वेट गेन हो जाएगा फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। मतलब बॉडी में फ्लूइड बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो भी हमारा एक्सेस फ्लूइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब किडनी खराब हो जाने की वजह से, ग्लोमेरुलाई के खराब हो जाने की वजह से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं टाइमली। तो उससे क्या होगा, फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे भारी होने लगेगा, वेट गेन हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एब्डोमेन, ascites and the lungs pleural edema, leading to shortness of breath and cough। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहे हैं, तो अगर एब्डोमेन में इकट्ठा होते हैं तो उस कंडीशन को एसाइटिस बोलते हैं। और लंग में इकट्ठा हो जाएगा तो पल्मोनरी एडिमा, मतलब लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लंग्स में एडिमा हो जाएगा। अब लंग्स में अगर एडिमा होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और कफिंग भी हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन मतलब कार्डियक से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं हमें, हार्ट से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। तो सबसे पहला है हमारा हाइपरटेंशन। कभी भी फ्लूइड अगर रिटेंशन होता है तो उसके साथ साथ बीपी भी बढ़ता है, ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। द किडनी प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। किडनी के फंक्शन में जब हम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये भी पढ़ा था कि किडनी का मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें एक फंक्शन ये भी होता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। तो अगर किडनी खराब हो गया तो ऑब्वियस है कि ब्लड प्रेशर को प्रॉपर तरीके से वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी हाई हो जाएगा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। Inflammation and fluid, water and sodium retention can disrupt this process, leading to a sudden and often significant risk in blood pressure। ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, फ्लूइड, फ्लूइड में वाटर और सोडियम होता है। वाटर और सोडियम मेनली जब इकट्ठा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसके साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, हेडेक, ऑलवेज हेडेक देखने को मिलेगा, डिजीनेस, उसके बाद विजुअल डिस्टरबेंस, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है सिस्टमिक और जनरल सिम्टम्स। इन एडिशन टू द
Core features of nephritic syndrome: patient with acute glomerulonephritis may experience a range of other symptoms, often due to buildup of waste products and fluids. मतलब ये अदर सिम्टम्स भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे क्या हो गया, फटीग हो गया। फटीग मतलब थकान, पेशेंट थका थका सा रहेगा। वीकनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एनीमिया ड्यू टू आरबीसी लॉस। अब जैसा हमने पढ़ा था कि आरबीसी का लीक आउट हो रहा था, तो आरबीसी जब लीक आउट होगा, बहुत ज़्यादा आरबीसी लीक आउट हो जाएगा, तो उस केस में एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। और एनीमिया की वजह से ही बोलते हैं ना कि ब्लड का, खून का कमी हो गया, तो खून की कमी की वजह से ही हमारा वीकनेस होगा और फटीग भी होगा। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से भी ये फटीग और वीकनेस हो सकता है। नेक्स्ट है नोजिया और वोमिटिंग कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन दी ब्लड। मतलब ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से नोजिया और वोमिटिंग भी होगा पेशेंट को। मलेज, मलेज मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो मतलब पेशेंट अनवेल फील करता है, जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। मतलब ऐसा कोई बीमारी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो ये कंडीशन क्या मलेज बोलते हैं मेडिकल टर्म में इसको, ए नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ एन एसोसिएटेड विथ एक्यूट इलनेस। ठीक है। जनरल सिम्टम में नेक्स्ट पॉइंट, फीवर। कभी भी इन्फेक्शन होता है कहीं पे भी, तो उसके डिफेंस में हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फीवर होता है। स्पेशली इफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ट्रिगर्ड बाय एन इन्फेक्शन। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसी इन्फेक्शन की वजह से ट्रिगर हुआ है, तो उस केस में तो फीवर होगा ही होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, मतलब भूख नहीं लगेगा और वेट लॉस हो सकता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ नोजिया एंड जनरल इलनेस। अगर नोजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है और भूख भी कम लगेगा। जॉइंट पेन हो सकता है, स्किन रैशेज। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड और बायोकेमिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। एनीमिया हमने देख लिया था पहले ही। एनीमिया आरबीसी जो लीक हो रहा था उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। दूसरा है एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या कंडीशन होता है, एजोटीमिया के कंडीशन में BUN बन और सीरम क्रेटिनाइन इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो वेस्टेज हैं बन और सीरम क्रेटिनाइन, ये क्या है, वेस्ट है, जिसको फिल्ट्रेशन के दौरान किडनी बाहर मतलब फेंकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में हमारा एक्सक्रिएशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर एक्सक्रिएशन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा कि अंदर जो बॉडी के अंदर है, इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम एजोटीमिया बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।